नमस्कार, मैं केएस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हां, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस चल रहा है, जिसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 2023 के पेपर का एनालिसिस, 2022 के और 2021 के पेपर का एनालिसिस आपका पहले ही किया जा चुका है। 2023 का, 2022 का और 2021 का, और इन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरे कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं, जिससे कि आप विद एक्सप्लेनेशन इनको देख सकें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2020 के पेपर का एनालिसिस। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपकी अगर मैं क्लास की बारे में बात करूं तो जो करंट अफेयर का रिवीजन है सुबह, ये पूरे एक साल के करंट अफेयर का रिवीजन आपका कराया जा रहा है। और इसमें क्लास जो है 8 बजे सुबह मॉर्निंग पे अपलोड होती है, तो इसको जरूर देखा करिए। इसमें एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और जो ये क्लास है ये आपकी डेली जो है 9 बजे क्लास अपलोड होती है या लाइव होती है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, इसमें अगर मैं सामने रहता हूं तो जनरली क्या होता है कि आपकी काफी चीजें हाइड होती हैं, तो मैं बीच बीच में आता रहूंगा। अभी मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़िए सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड जो प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। देखो, जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो किसके लिए, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स इसमें पाई गई हैं। और उनसे हमें जो प्री हिस्टोरिक चीजें हैं उनके बारे में पता चलता है। जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तब के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस तरह की हाल ही में आप देखें तो कुछ उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से जो है, कुछ आगरा के पास में ऐसी गुफाएं मिली थी जहां पे पेंटिंग्स के बारे में ऐसी पेंटिंग्स पाई गई थी, जिसमें भगवान राम के जमाने की पेंटिंग्स, जैसे बाली को राम से बाली और सुग्रीव की लड़ाई, और जो है भगवान राम को जो है जैसे बाण साध के खड़े हुए, इस तरह की भी बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वहां पे देखने को इस तरह की मिली हैं। तो ऐसे ही भीम बेटका की गुफाओं में भी जो पेंटिंग्स थी वो उस समय के जो युद्ध कला थी, युद्ध कला का प्रदर्शन, उस समय जो रहन सहन था, जो खान पान था, उन सभी का प्रदर्शन इन सब चित्रकला के माध्यम से इसमें किया गया है। तो आखिरकार इसमें बताया हुआ कौन है जिसने उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। आपको इसके बारे में जवाब देना है। और सवाल है आपका, सवाल के ऑप्शंस हैं माधव स्वरूप वस्त्र, एच डी सांकालिया, या वी एस वाकांकर, या फिर वीएन मिश्रा। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दीजिए और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। देखिए, अगर मैं भीम, सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं माधव स्वरूप वत्स की, देखो माधव स्वरूप वत्स किससे संबंधित हैं, ये एक्चुअल में हड़प्पा से संबंधित हैं। अब आप कहोगे हड़प्पा से कैसे, हड़प्पा में की खुदाई जो है, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी, वो तो दयाराम साहनी ने कराई थी। फिर ये कैसे हैं, देखो ये 1926 में दोबारा से खुदाई करवाई गई थी हड़प्पा की, उससे ये संबंधित है। और जबकि इसी हड़प्पा से दयाराम साहनी, जो आपसे सवाल में भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, दयाराम साहनी एक्चुअल प्रथम खुदाई से संबंधित है, जब 1921 से 22 के बीच में इसकी खुदाई कराई गई थी हड़प्पा की। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगी ये बात आपको। अगर मैं एच डी सांकालिया की बात करता हूं तो ये नेवासा से संबंधित है। ठीक है, नेवासा से संबंधित है। नेवासा की नेवासा और नौदा टोली, इससे नेवासा और साथ में नौदा टोली की खुदाई, ध्यान रखिएगा इसको। और साथ में अगर मैं वीएस वाकांकर की बात करता हूं तो वीएस वाकांकर ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बेसिकली भीमबेटका की गुफाओं का जो था उसका अन्वेषण किया। ठीक है, अन्वेषण करने के बाद उसके सिग्निफिकेंस का पता लगाया कि कैसे हमें प्री हिस्टोरिक चीजों की जानकारी इससे मिलती है। तो इनका संबंध है भीमबेटका। और वीएन मिश्रा की अगर मैं बात करूं तो वीएन मिश्रा आपके किससे संबंधित हैं, ये संबंधित है आपके बागौर राजस्थान से, बागौर राजस्थान। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये नेवासा देखो, इनको जो एच डी सांकालिया, इनको तीन जगह से आप सम्मिलित कर सकते हैं, नेवासा, नौदा टोली और साथ ही संगन कल्लू जो राजस्थान में पड़ता है। अगर मान लेते हैं इनमें से कुछ पूछा जाए तो कम से कम आपको पता हो। इसका फिलहाल के जवाब सी है, लेकिन सी जवाब है। मैंने इसलिए सारे ऑप्शंस को बता दिया है कि हाँ, अगर मान लेते हैं इस बार कुछ और पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसको देखिए, ये कुछ हड़प्पन साइट दी हुई है
और उनसे संबंधित स्टेट या यूटी दी हुई है। आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पड़ता है, मैच कर लीजिए। साथ ही कोशिश करिएगा कि मैं भी थोड़ी बहुत चीजें बता भी दूंगा जो मेरे पास जानकारी है या जो मैं विकिपीडिया या इन चीजों से लेके आपके सामने ऐड कर पाया हूँ, कि जिससे आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हेडेड है। तो आपको देखना है बालू, मांडा, पाडरी और हुलास। कमेंट में आप लोग ये भी बताइएगा पाडरी को किसी और भी नाम से जाना जाता है। कहीं आपको पादरी लिखा मिलेगा, कहीं आपको पादरी लिखा मिलेगा। ये पादरी वो वाला नहीं है जो क्रिश्चियन वाले पादरी होते हैं, समझ लीजिएगा। मतलब पादरी या पादरी कहीं लिखा मिलता है इस हड़प्पन साइड। अब इसमें आपको बताना है कि बालू कहाँ से संबंधित है। बालू मतलब वो मत समझिएगा रेत वाला मतलब बालू, ठीक है। बालू बताइए, फटाफट बताइए। देखिए अगर मैं बालू की बात करता हूं तो बालू हमारा संबंधित है हरियाणा से। मांडा आप सभी जानते हैं कहां से संबंधित है, मांडा है जम्मू एंड कश्मीर से। और इवन अगर मैं बताऊं तो ये मोस्ट नदर्न साइड, जो सबसे उत्तरी साइड है हड़प्पा की, वो मांडा पड़ती है। जब मैं पाडरी की आपसे बात करता हूं तो पाडरी आपकी पड़ती है गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। देखो हुलास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, हुलास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इस तरह से अगर आप इसका जवाब देखेंगे तो आपका कौन सा आएगा, 3-2-4-1, 3-2-4-1, ये इसका सही जवाब आएगा, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार आपसे चाहे आरओ या यूपी पीसीएस में हो, दोनों जगह पूछे जाते हैं। तो कुछ हड़प्पन साइट्स और ऐसी हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछ लिया जाता है जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है कुछ चीजें जिनको आपको थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। कि सबसे पहले अगर मैं बालू की बात करता हूँ तो बालू कहाँ पे, एक पुरातात्विक स्थल है, छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और भारतीय राज्य हरियाणा में है। ठीक है, ये हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व क्या है कि यहाँ पर एक छोटी सी किलेबंद बस्ती भी मिली है, जहां पर पेड़ पौधों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और इसमें कई चीजें, जैसे उस समय की अगर मैं बात करूं, गेहूं, चावल, चना, हरा चना, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं मांडा के बारे में बात करूं, मांडा आप सभी जानते हैं कि कहां पे पड़ता है। मांडा एक्चुअल में, मांडा देखो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की साइट है। और इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, अगर इस समय हम देखें तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें उसी समय का है, लेकिन मौर्य साम्राज्य का जब शासन था तो उस समय के बीच की ये बातें हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य साम्राज्य दोनों के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भी मिलते हैं और मौर्य साम्राज्य के भी अवशेष यहाँ पर मांडा में पाए जाते हैं। साथ ही कुणाल जो ये साम्राज्य है जो है, अरे क्या कहते हैं, कुषाण, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है कुषाण। इस कुषाण साम्राज्य के भी यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, कुषाण साम्राज्य की भी। इसके जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो कौन से हैं, जेपी जोशी। कब खुदाई की गई, 1976 से 77 के बीच में। तो आप मांडा के बारे में भी कुछ, मांडा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और ये जब मांडी पूछ लिया जाता है तो मांडी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं पादरी या पाडरी की बात करता हूँ तो ये आपका गुजरात में जरूर पड़ता है, लेकिन इसका एक और नाम है, क्या, केरल नोधोरो, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो केरल नोधोरो या जिसे पाडरी के नाम से जाना जाता है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, काठियावाड़ क्षेत्र में है। और हाँ, इसमें हड़प्पन काल के साथ साथ और भी बहुत सारी जगह समय के इसमें अवशेष मिलते हैं। तो बहुत सारे इसमें अच्छी तरह से, जैसे मजबूत भंडार भी यहाँ पे पाए गए हैं जिनका उपयोग उस समय किया जाता था। इस तरह की आप चीजें यहाँ पे पा सकते हैं। अगर मैं हुलास की बात करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हुलास, क्योंकि आप यूपी पीसीएस और यूपी आरओ की बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम दे रहे हैं, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर ताम्र पाषाण संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं और साथ ही हड़प्पन काल के भी मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी काफी गोलाकार, 3 गोलाकार भंडारण पाए गए हैं। ठीक है, आयताकार घर बने होते हैं जो रेक्टेंगुलर, इस तरह से, मतलब कई चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। हाथ से बने पहिए भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, काले रंग के चित्तिये जो है डिजाइन वाले डिजाइन भी मिले हैं। ठीक है, बाकी हड्डी के भी कुछ ऐसे मिले हैं। हुलास में जो टेरा कोटा है, टेरा कोटा की कुछ सीलिंग भी बरामद हुई है। अब आइए इसको देखिए। देखिए इसमें आपको समाज के बारे में बताया गया है कि आखिरकार सिंधु घाटी का समाज कैसा था, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है उसका समाज कैसा, सोसाइटी वहां की कैसी थी, जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो कैसा था, मिडाइवल पीरियड का समाज कैसा था। तो आपको इसके बारे में बताना है।
जल्दी बताइए। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, कहा जाता है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी जानते हैं कि नगरीय सभ्यता है, इसी के लिए तो ये जानी जाती है, तो ये ऑब्वियसली इसका क्या होगा, 4 होगा। जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक समाज, तो उत्तर वैदिक समाज ऐसा समाज था जब हम खेती करने लगे थे, खेती को उस समय बढ़ावा देने लगा था। ऋग वैदिक समाज में सिर्फ चरागाह पशुचारक होते थे, याद है। और बाकी जो मध्यकाल है, यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था सामने आई। इस हिसाब से आप देखिए तो इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए भाई। 4 3 1 2, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महाजनपद दिए हुए हैं। अब इन महाजनपद को आप देखिए और ध्यान से समझिए महाजनपद के बारे में, कि इन पे इनकी राजधानी दी हुई है। देखिए इसमें से कुछ महाजनपद आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से ऐसे महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद आते थे। जो 16 महाजनपद थे, इसमें से 8 उत्तर प्रदेश में आते हैं, और इन 8 में से ज्यादातर आपका यूपी पीसीएस या यूपी आरओ में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर आप देखें तो अगर एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें सभी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपका जो मत्स्य नहीं, हाँ देखिए जो मत्स्य है, मत्स्य की क्या होती थी, विराटनगर। क्या, विराटनगर। कुरु, कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, जैसे मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, तो कुरु, कुरुवंश जैसे उसी से मिला लीजिए, ठीक है। तो ये कुरु की आपकी इंद्र प्रदेश प्रस्थ हो गई। शूरसेन, शूरसेन मथुरा के थे, याद है, वो कंस का नाम सुना है, उसके पप्पा जी का नाम भी यही था। शूरसेन कहाँ के, मथुरा। अस्मक आपका पोतन। अब इस हिसाब से आप मिला लीजिए, मैच करके आप बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, जितने महाजनपद हैं उन सभी को आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो इसका जवाब होगा सी 3 4 1 2। और उन कुछ प्रमुख महाजनपद जो हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको ऐड भी कर दिया है, कि देखिए इनकी राजधानी देख लीजिएगा, कि देखिए अंग कहाँ पे है, अंग चंपा, अंग की राजधानी चंपा में है, और ये भागलपुर के आसपास का एरिया है, पूर्वी बिहार क्षेत्र में। अगर मगध की बात करता हूं तो मगध जो है, जो कहा जाता है पटना के आसपास का एरिया है, इसकी राजधानी राजगृह भी होती थी। राजगृह, बाद में खैर राजगृह पाटलिपुत्र ये सभी इसकी राजधानी, बट उस समय इसकी राजधानी राजगृह होती थी। काशी, काशी जैसे वाराणसी, वाराणसी इसकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। देखो वाराणसी आप जानते हैं आधुनिक बनारस, वाराणसी जो है प्रयागराज के आसपास का एरिया, ये वत्स का एरिया था। तो ठीक है, तो आप देखिए अब अगर मैं बात करता हूं तो देखिए पहला ये उत्तर प्रदेश में आपको मिल गया। देखो टोटल अभी गिनाता हूं आपको कि कितने उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी आपका प्रयागराज के आसपास हो गया, ये भी आ गया। और तीसरा जो वज्जी है, वैशाली, ये बिहार में ही कह सकते हैं, वज्जी संघ वैशाली मिथिला के आसपास में है। और कौशल श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश में है। देखो कौशल के अंतर्गत उस समय जानते हो कौन सा क्षेत्र आता था, कौशल के अंतर्गत देखो यहां से ले लो आप, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये पूरा एरिया कौशल के अंतर्गत आता था। और यहां से लेकर, यही नहीं, ये पूरा एरिया यहां तक फैला हुआ था, मतलब जो अयोध्या थी वो अयोध्या भी एक्चुअल में कौशल के अंतर्गत आती थी। ये पूरा कौशल का हिस्सा हुआ था, ठीक है। तो इसकी 2 राजधानियां होती थी, एक राजधानी इसकी क्या होती थी, श्रावस्ती, और जो इसकी दूसरी राजधानी होती थी वो क्या होती थी, अयोध्या, ठीक है। ये भी उसकी राजधानी थी। उस समय अयोध्या को क्या नाम दिया जाता था, उस समय अयोध्या को साकेत नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपको मिलेगा श्रावस्ती और साकेत दोनों इसकी राजधानियां देखने को मिलेंगी। तो ये कौशल का हिस्सा था, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया, ये देखो, ये वत्स का ये पूरा ये एरिया कौशाम्बी, ठीक है, ये इसकी राजधानी कौशाम्बी होती थी। तो आइए नेक्स्ट देखें, ये हो गया आपका तीसरा हो गया। अब इसी तरह से अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन महिष्मती थी, महिष्मती वही याद है, जय महिष्मती। मल्ल, मल्ल की कुशावती या कुशानारा होती थी। जो अगर हम बात करें कुशीनगर के आसपास का एरिया है, जो देवरिया उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ की बात करो आप, देखो ये जैसे सिद्धार्थ नगर है, ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, देखो ये कुशीनगर वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एरिया होता था, ये कुशीनगर, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए। अब इस तरह से, और बाकी अहिछत्र और काम्पिल, देखो पांचल्य की 2 राजधानियां होती थी, एक अहिछत्र और एक काम्पिल। ये उत्तरी उत्तर प्रदेश में आती थी। कहाँ उत्तरी उत्तर प्रदेश में जानते हो, ये वाला जो एरिया है, देखो ये जैसे बरेली के आसपास का एरिया है, ये पूरा बरेली मुरादाबाद, ये पूरा जो एरिया था, ये और शाहजहांपुर तक, ये पूरा एरिया आता था आपका किसके, काम्पिल्ली के, पांचाल के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए कितने हो गए,
यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में ये मिला के देखो ये 4 हो गया और ये यहाँ तक 5 हो गया। अभी उत्तर प्रदेश के आपके 3 बजे, तो ये बेसिकली मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के आप स्पेशली याद रखिए। जो चेदी है, चेदी की राजधानी शुक्तिमती होती थी, शक्तिमती या शुक्तिमती आपको अलग, ये एक्चुअल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ज्वाइंट भाग पड़ती थी। ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे, ये जैसे चित्रकूट के आसपास का ये पूरा एरिया है ना, हमीरपुर महोबा, ये एरिया, ये क्या होता था, ये बुंदेलखंड का एरिया, ये इसमें आता था। ठीक है। अब इंद्रप्रस्थ आप जानते हैं, इंद्रप्रस्थ कुरु, तो ये मेरठ और हस्तिनापुर के आसपास का एरिया है। तो देखिए ये आपकी क्या हो गई, छठी और ये हो गई 7वीं। अब देखो ध्यान से देखो आप, ये आइए, ये वाला एरिया देखिए, यहाँ जैसे गाजियाबाद है, ये गौतम बुद्ध नगर है, ये अलीगढ़ है, देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये यहाँ से मेरठ से लेके ये पूरा एरिया एक्चुअल में आता था आपके कुरु साम्राज्य में। ठीक है। फिर जो सूरसेन है, सूरसेन आपका इस तरफ से ये वाला एरिया आता था, सूरसेन वाला आपका, ये मथुरा होती थी। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि विराटनगर की राजधानी, ये राजस्थान में पड़ता है, मत्स्य की राजधानी थी। कंबोज आपका एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता है, यहाँ लिखा हुआ है बट नहीं। ठीक है। हाटक इसकी राजधानी होती थी। सूरसेन मथुरा ये आपकी 8वीं। ये टोटल 8 जो है महाजनपद कहाँ पे पड़ते थे, उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। अश्मक की राजधानी पोतन होती थी और गांधार की तक्षशिला, सुना है, गांधार राज शकुनी, याद है कि नहीं याद है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि टोटल जो आपको खासकर यूपी पीसीएस और यूपी आर वालों को कौन सी ध्यान रखनी है कि काशी की राजधानी वाराणसी थी, ये यहाँ उत्तर प्रदेश में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और साथ में कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती के साथ साथ आप साकेत भी लिख सकते हो, साकेत भी आपसे पूछा जा सकता है। और मल्लों की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा। पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिली 2 राजधानियां होती थी। और साथ ही आपको याद रखना है चेदी की जो सुक्तिमती या शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, ठीक है, और शूरसेन की मथुरा, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? आपको इसके बारे में ठीक से बताना है क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया है। देखो एक्चुअल में अगर मैं श्री पर्वतीय कहा जाता था तो देखो एक श्री शांतमूल थे, श्री शांतमूल, श्री शांतमूल ने इस वंश की स्थापना की थी। और ये वंश क्या था, ये वंश सबसे पहले आप कमेंट में जवाब दीजिए, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये अपने आप को इक्ष्वाकु वंशी कहता था। ठीक है। ये इक्ष्वाकु वंशी क्यों कहता था, ये अपने आप को समझता था कि ये भगवान राम के पूर्वज हैं और इसी वजह से समझिएगा। ठीक है। तो इसी वजह से ये अपने आप को इक्ष्वाकु वंशी भी कहते थे। तो इक्ष्वाकु वंश नाम से इन्होंने इसकी राजधानी रखी थी, इक्ष्वाकु वंशी कहा जाता था इनको। तो इसका जवाब बी होगा और श्री शांतमूल इसका संस्थापक था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका इनको माना जाता है कि एक्चुअल में शुरुआत में जो सातवाहन साम्राज्य था, सातवाहनों के ये सामंत हुआ करते थे, बट उनसे नाराज होकर इसके बाद में इन्होंने जो है अपनी अलग से एक सत्ता स्थापित की थी और इक्ष्वाकु वंश नाम से सत्ता स्थापित की थी। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी माने जाते थे, लेकिन इसमें एक मतलब अजीब बात थी कि ये जो पुरुष होते थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन जो इनकी रानियां थी वो बौद्ध धर्म के प्रति जो है झुकाव उनका रहता था। तो ये इक्ष्वाकु वंश इसका सही जवाब हुआ, श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु वंशी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं थे, आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होते थे? माप तोल से संबंधित होते थे, प्रशासन से संबंधित होते थे, मार्ग निर्माण से संबंधित होते थे, राजस्व प्रबंधन से संबंधित होते थे, किससे होते थे आपको बताना है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताएं आपको, एग्रोनोमोई को ही कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा आहारपति, आहारपति ही नाम होता था, लेकिन जो एग्रोनोमोई लिखा है ये किसमें, ये मेगास्थनीज ने इसको एग्रोनोमोई कहा है अपनी पुस्तक इंडिका में, इंडिका में एग्रोनोमोई कहा है। ये क्या होते थे, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो ये पूरा जो है यातायात व्यवस्था और सड़क निर्माण का कार्य देखते थे। तो इस वजह से ये आएगा इसका मार्ग निर्माण, ये इसका सही जवाब होगा एग्रोनोमोई का। अगर मैं माप तौल की बात करता हूं तो माप तौल का जो अधिकारी होता था उसको हम लोग कहते थे पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो है माप तौल का अधिकारी होता था। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं समाहर्ता, जो राजस्व प्रबंधन था उसको हम समाहर्ता कहते थे। इसके जो है कुछ प्रमुख और अधिकारी हैं,
जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कुछ मौर्य काल के अधिकारी हैं जिनको क्या कहते थे, सारी लिस्ट मैंने दे दी है आपको, आप एक बार देख लीजिएगा। जो पुरोहित क्या होता था, मुख्य पुजारी होता था। सेनापति उस समय भी होता था युवराज राजकुमार। समाहर्ता क्या होता था, राजस्व संग्रह करता होता था, ठीक है। और युक्ता, युक्ता जो है इसके जो है समाहर्ता के अंतर्गत एक अधिकारी होता था जिसको युक्ता कहते थे, तो ये भी राजस्व अधिकारी हो गया। शुल्काध्यक्ष जो है शाही आय का प्रभारी होता था, शुल्काध्यक्ष। और साथ में प्रशस्ति, ये जेल का प्रमुख होता था। सन्निधाता क्या होता था, राजकोष का प्रमुख होता था। देखो दोनों में अंतर है, समाहर्ता और सन्निधाता में। समाहर्ता राजस्व संग्रह करता है, मतलब रेवेन्यू कलेक्टर टाइप का समझिए। और जो सन्निधाता है वो राजकोष का प्रमुख होता था। कोषाध्यक्ष कोषाधिकारी होता था। कोष्ठागाराध्यक्ष ये शाही खजाना का प्रबंधक होता था। नायक शहर की सुरक्षा करता था। विभारिका, आपका एक मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसको विभारिका कहते थे। करमंतिका उद्योग एवं कारखानों का प्रमुख होता था। दंडपाल भी होता था उसमें, जैसे अभी पुलिस प्रमुख होते हैं। तो साथ में एक दुर्गापाल, अन्नापाल, राजउकास, प्रदेशिका, उकराध्यक्ष, ये सारे अधिकारी उस समय पाए जाते थे। तो एक बार देख लीजिएगा आप, जो इसमें से आपके इंपॉर्टेंट लगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये पटनाध्यक्ष है, बंदरगाह का अधिकारी होता था। द्यूताध्यक्ष जुआ विभाग का अधिकारी होता था। तो ये सब पर्ण्याध्यक्ष, ये वाणिज्य विभाग का कार्य देखता था, पर्ण्याध्यक्ष, ठीक है। तो इन सभी को एक बार आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, ये सवाल है। अब इसमें यह बताया गया है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का चलन प्रारंभ किया, जिनसे उनकी विजय के ऐतिहासिक वर्णन मिलते थे। अब आपको बताना है कि हाँ, इसमें से कौन सा कथन सही है। देखो, पहला कि जो चोलों के पहले के राजा थे उनसे हमें कम जानकारी मिलती थी और उनके बारे में, और जबकि चोलों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती। उसका कारण इसमें दिया है क्योंकि चोल साम्राज्य ने क्या किया कि बहुत सारे मंदिर बनवाए और मंदिरों पर अपना ऐतिहासिक विवरण लिखवाया। तो अब देखो, इसको आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो ऐसे भी आप हल कर लोगे, क्योंकि भाई मंदिर बनवाए हैं, मंदिर पर जो ऐतिहासिक विवरण लिखवाए हैं, इसी कारण से तो उनको जो है उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। इससे पहले के जो इनके पूर्ववर्ती राज्य थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो क्योंकि मंदिरों में लोग जाते हैं, उनके प्रति आस्था रहती है। और आज भी देखो, चोल काल के आज भी मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जैसे देखो, इसमें मैंने कुछ मंदिर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जिसमें कई मंदिर ऐसे हैं जिनसे कई बार सवाल पूछा गया है। जैसे राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, ये राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इनसे दो ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि पहली चीज मिलाने के लिए कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, और दूसरी बार किसने, किस निर्माणकर्ता कौन है, किस राजा ने के समय बनाया गया था। तो ये दोनों सवाल इससे आपको मिल सकते हैं। अगर स्थान भी पूछा गया या निर्माणकर्ता पूछा गया तो दोनों आप जान जाएंगे। इससे भी सवाल एक बार पूछा गया है, गंगैकोंड चोलपुरम, ये भी एक्चुअल में चोलपुरम में ही है और ये भी ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा है। तो ऐरावतेश्वर, दारासुरम, ये राजराज प्रथम के द्वारा है। देखो, ये दोनों मंदिर राजराज प्रथम, देखो राजराज प्रथम, ध्यान से देखिए, राजराज प्रथम ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। देखिए, राजराज प्रथम के बारे में, जिसमें से तिरुवल्लेश्वरम, उत्तर कैलाश, बैद्यनाथ, ठीक है, राजराजेश्वर और ऐरावतेश्वर, ये ध्यान से देख लीजिए। ऊपर जो है ये भी नवेश्वर मंदिर जैसे है, ये आदित्य प्रथम ने बनवाया है। तो एक बार इन सभी मंदिरों को देख लीजिएगा, ठीक है। कंपहरेश्वर मंदिर जो त्रिभुवन में पड़ता है, कुलोत्तुंग तृतीय ने बनाया था। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दो तीन बार, चार बार पढ़ लीजिए, वैसे भी आप लोग रटने में बड़े माहिर हैं, रटना आपको पसंद भी है, इस वजह से कर लीजिएगा। अब आइए सवाल पे आइए। तो इसमें दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि देखो, हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी क्यों मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो मंदिर बनवाए हैं उन मंदिरों पर अपना ऐतिहासिक विवरण लिखवाया है, इस वजह से उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। मतलब इन सभी ने, इन चारों जो है बेसिकली जो इतिहास करता है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मुल्तान के सूर्य मंदिर के बारे में जिक्र किया। तो सांबपुर यात्रा सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी पूछा गया है। तो आखिरकार है कौन। देखो, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सांब है, सांब का मतलब होता है पुजारी। सांब एक तरह के पुजारी, ये यहाँ के भारत के नहीं थे, इनको एक्चुअल में बाहर से लाया गया था, जिससे कि सूर्य पूजा, और इन्हीं के कारण जो है सूर्य पूजा को बल मिला। और जो सूर्य पूजा
बहुत बढ़ चढ़ के की जाने लगी, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। इसीलिए सांबपुर यात्रोत्सव जो मनाया जाता है वो एक्चुअल में इन्हीं की मेमोरी में मनाया जाता है, और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से ही संबंधित है। और मुल्तान का सूर्य मंदिर निसंदेह जो है, इसमें इन चारों ने इसके बारे में जिक्र किया है, उस समय बहुत प्रसिद्ध था ये मुल्तान का सूर्य मंदिर। अच्छा, अभी देखो कभी कभी आपसे सूर्य मंदिर के बारे में जो पूछ लिया जाता है, कई चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं सूर्य मंदिर के बारे में, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, प्रमुख सूर्य मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ, पहला आपके सामने जो आता है, एक तो आपने देखा कि पहला आपका मुल्तान का सूर्य मंदिर, ठीक है। मुल्तान का सूर्य मंदिर भी आपसे, इस पे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे दूसरा मंदिर है एक मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये आपका गुजरात में पड़ता है। तीसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो ये आपका आएगा सिरोही का सूर्य मंदिर, जो राजस्थान में पड़ता है। ये प्रमुख सूर्य मंदिर हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और एक चौथा, आप ध्यान दीजिएगा, एक चौथा है जो ललितादित्य द्वारा बनाया गया था, जो आजकल प्रचलित है, आजकल बहुत चर्चा में रहता है, और वो कौन सा है? मारतंड का सूर्य मंदिर, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, ठीक है, उसके रिनोवेशन की बात चल रही है सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका कश्मीर में पड़ता है, जिसको कहा जाता है कि नष्ट हुआ नहीं था, नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित हैं, शेख बुरहानुद्दीन दौलताबाद से, मतलब इनकी जो मजारें हैं आप समझिए, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से संबंधित हैं, या शेख निजामुद्दीन औलिया आपके मुल्तान से संबंधित हैं। आपको इसके बारे में जवाब देना है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और बताइए। देखो, एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो हैं, तो निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे हैं? इनकी मजार दिल्ली में है। तो इस वजह से यही आपका गलत हो गया, बाकी सभी सही हैं, तो आप इसका जवाब पकड़ सकते हैं। बाकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर है, ये भी सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद में है, ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी सही है। तो सिर्फ यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1687 में कहा जाता है कि जब गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था किसने? औरंगजेब ने। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? इसके बारे में आपको जवाब देना है कि गोलकुंडा को औरंगजेब ने क्या किया था? अपने राज्य में मिला लिया था। तो वहां पर जो एक्चुअल में कुतुब शाही राज्य, गोलकुंडा में कौन सी राज्य थी? गोलकुंडा में कुतुब शाही चलती थी। कमेंट में आप लोग बताइए कि कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो आपको बताना है कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी। अब ये जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि अबुल हसन कुतुब शाह, ये एक्चुअल में 8वां शासक था यहाँ का, इस वंश का, कुतुब शाही वंश का 8वां शासक, ठीक है। यही उस समय था, 1672 से लेके 1687 तक का रहा है, 1672 से 1687 तक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने बाद में इसमें इसी पे अधिकार कर लिया था, तो ये इसका सही जवाब हुआ। देखो, आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, इसको बताइए। अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। आपको इसका जवाब कमेंट में देना है, और मैं देखूंगा कौन सही जवाब दिया। मतलब इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अकबर ने कहा था कि माँ बाप की स्वतंत्रता से मतलब नहीं रहता है, लड़की और लड़के राजी होने चाहिए शादी करने से के लिए, ठीक है। अगर लड़के और लड़की राजी हैं तो शादी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या अकबर ने कोई प्रावधान किया था? कोई ऐसा कानून अकबर ने बनाया था? नहीं बनाया था। आपको अगर पता है तो इसका जवाब दीजिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा इसका सही जवाब होगा, इसके बारे में आप जवाब दीजिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी टाइम क्लास में। और हाँ, सुबह वाली जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसको आप लोग मत भूला करिए, उसको जरूर कर लिया करिए जो अपलोड होती है। और बाकी इसी के साथ क्लास खत्म होती है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और हाँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल मेरा यही है, और या फिर आप @एक्नोफेयर करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।